हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारत के भूगोल की मानचित्रावली की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। और काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हमारे देश में हज़ारों नदियाँ हैं और हज़ारों नदियों में से कुछ नदियों को भी पढ़ेंगे तो काफ़ी नदियाँ हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम नदियों के टॉपिक को बड़े आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नदियों को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। अब दो पार्टों में डिवाइड कर लिया, जैसे कि कुछ नदियाँ होती हैं हिमालयन नदियाँ। हिमालयन नदियाँ और दूसरी है हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन नदियों में क्या अंतर है? ये वे नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। हिमालय पर कुछ ग्लेशियर होते हैं, बर्फ के कुछ खंड होते हैं, वहाँ से पानी पिघलता है और पिघलने के बाद नदियों में जाता है, या वहाँ से नदियाँ उद्गम होती हैं, वहाँ से नदियाँ बहती हैं। तो वो हमारी नदियाँ कौन सी हो जाती हैं? हिमालयन नदियाँ। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि हमारी है गंगा है, ये हमारी एक हिमालयन नदियाँ है। ब्रह्मपुत्र है और एक है हमारी सिंधु। ये तीन नदियां हैं, काफ़ी फेमस नदियां हैं, और ये हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं। और ये हमारे कहाँ से? हिमालयन नदियां हैं, क्योंकि ये बर्फीले एरिया से निकलती है और ये हमेशा इनमें पानी बना रहता है। इनको हम सदा नीरा भी कहते हैं। सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब यहाँ हमेशा पानी बहता रहता है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीप का मतलब मैंने आपको पढ़ाया इससे पहले। तो जो ये वाला एरिया होता है वो वहाँ पर बहने वाली नदियाँ हैं, और ये नदियाँ वर्षा पर डिपेंड रहती हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी जब इनमें आता है तब ये नदियाँ बहती हैं। अब कहीं से इनका उद्गम होता है, किससे? वर्षा के पानी से। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारी आ जाती हैं कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है। ये सारी जो नदियाँ होती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। इन नदियों की अगर हम बात करें तो ये सभी नदियां कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सारी नदियां कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में। और ये नदियां भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सारी नदियां नहीं गिरती, लेकिन कुछ नदियां हमारी अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये तीनों तो हमारी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। सॉरी, तीनों नहीं गिरती। ये वाली जो नदी है, ये सिंधु नदी, ये हमारी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनमें से ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, एक आध नदियां हैं वो अरब सागर में गिरेंगी। तो मैं आपको संग ही संग बताऊंगा, यहाँ कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा, लेकिन फिर भी ये वाली हमारी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ये दोनों नदियाँ हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब इसके बाद हम नदियों को अलग अलग पढ़ेंगे। अब ये नदियों का टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आज हम केवल और केवल तीन नदियों का डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो पूरा टॉपिक है नदियों के अपवाह तंत्र में आ जाता है। भारत का जो अपवाह तंत्र होता है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आ जाता है। तो हम जो तीन नदियां हैं, एक सिंधु सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा है हमारा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र, उसके बाद है हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अलग अलग यहाँ सारी की सारी नदियाँ इस बोर्ड पर नहीं आ सकती, तो मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही यहाँ पूरी तरीके से नदियाँ लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जैसे ये रहा इंडिया का मैप। इंडिया का मैप रहा, ये वाला हिस्सा हमारा उत्तर भारत कहलाता है, ये हमारा दक्षिण भारत कहलाता है। ये पूरा जो एरिया है हिमालयन एरिया है,
यहाँ पर ही कुछ जो हिमालयन नदियां हैं वो यहाँ पर ही हैं। अब जैसे यहाँ एक स्थान है तिब्बत में, और यहाँ एक झील है जिसे हम जानते हैं राकस ताल के नाम से। राकस ताल ये काफी बड़ी झील है, और यहीं पर इसी स्थान पर यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम जानते हैं सिंधु नदी के नाम से, और ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पर? पाकिस्तान में चली जाती है। इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। जब ये इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है दमचौक, यहाँ से ये एंटर करती है, दमचौक। और जब ये इंडिया से बाहर निकलती है तो यहाँ एक स्थान है जिसे हम जानते हैं चिल्लास के नाम से। चिल्लास, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे और सारी चीज़ें भी लिखी जाएंगी तो वो सब आ जाएं। चिल्लास के नाम से एक स्थान है, वहाँ से ये नदी निकलती है। यहाँ पर एक नदी है, यहाँ से उद्गम होता है उसका, जिसका और यहाँ पे आके मिल जाती है, जिसका नाम है श्योक। और श्योक की ही एक नदी है सहायक नदी जिसका नाम है गलवान। मैं पीछे कहीं कहीं नदी लिखूंगा, कहीं कहीं नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाना, लेकिन ये काफ़ी छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो यहाँ बनेगा नहीं। और श्योक की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिलगित, वो यहाँ से एंटर करती है, इसका नाम है गिलगित। गिलगित। बाई चांस अगर आपको यहाँ समझ में ना आए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक नदी है जिसका नाम है गिलगित, श्योक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गलवान, और इसी की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है नुब्रा। ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये वाली श्योक की। और श्योक किसकी सहायक नदी है? ये है सिंधु की। यहाँ पर एक स्थान है, एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। बारालाचाला दर्रा, ये दर्रा है बारालाचाला दर्रा। यहां से दो धाराएं हैं, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। चंद्रा और भागा, यहाँ पर बारालाचा दर्रा है और यहाँ पर दो धाराएं, एक का नाम चंद्रा है और एक का नाम है भागा। और इन दोनों धाराओं के मिलने के बाद एक नदी का निर्माण होता है, उसे हम जानते हैं चेनाब के नाम से। चेनाब। और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। और इसी के ऊपर एक यहाँ स्थान है जिसको हम बैरी नाग झील है ये, ठीक है, बैरी नाग झील। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है झेलम। जिसका नाम क्या है? झेलम। तो चंद्रा और भागा दो धाराओं में एक नदी का उद्गम हुआ जिसे हमने जाना चेनाब के नाम से। और अगली नदी है जिसका नाम है झेलम, जो बैरीनाग झील है, वहां से इसका उद्गम हुआ है। और ये कहां पर मिली है? जाके चेनाब में। लेकिन ये भारत के बाहर पाकिस्तान एरिया में जाकर ये मिलती है। यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है ब्यास कुंड। और यहाँ से
राकसताल ये झील है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सतलज। सतलज या सतलज कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सतलज नदी। राकसताल झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सतलज नदी, और ये चेनाब में जाके मिल जाती है, क्योंकि ये चेनाब की एक सहायक नदी है। और ये सारी नदियां सिंधु की सहायक नदी हैं। यहां से एक नदी निकलती है ब्यास कुंड से जिसका नाम है ब्यास। ब्यास। और ये रोहतांग दर्रा है, और यहीं से रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। तो ये सारी की सारी नदियां हैं हमारी सिंधु की सहायक नदियां, और यही हमारा जो पूरा तंत्र बना हुआ है उसी को हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि सिंधु के जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ गई। जितनी भी सिंधु से जुड़ी हुई नदियां हैं वो मैंने आपको सारी नदियां बता दी। अब जैसे एक बार यहाँ फिर से समझ लेते हैं। ये तिब्बत में एक स्थान है, राकसताल झील है यहाँ पर, यहीं से सारी नदियां निकलती हैं। सारी क्या, जैसे ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलेगी, सिंधु भी यहीं से निकली है, यहाँ सतलज भी यहीं से निकली है। तो यहाँ से एक नदी निकली सिंधु नदी जिसका नाम है दमचौक स्थान, वहां से इंडिया में एंटर किया और चिल्लास नामक स्थान से इंडिया से बाहर निकली। इसके बाद यहाँ से दो चंद्रा और भागा के धाराओं के रूप में चेनाब नदी निकली, और ये सिंधु से जाके मिल जाती है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद है बैरीनाग झील, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है झेलम, और ये चेनाब में मिल जाती है। यहाँ पर है रोहतांग दर्रा, और यहाँ से एक ब्यास कुंड है, वो ब्यास नदी यहाँ से निकलती है सतलज में मिल जाती है, सतलज यहाँ से निकलती है, रावी यहाँ से चेनाब में मिल जाती है। तो ये वाला जो स्थान है या तंत्र है ये हमारा सिंधु नदी तंत्र हो गया। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये छोटा सा तंत्र है तब यहाँ पर इतनी घिसड़ पिसड़ हो गई है। तो गंगा नदी तंत्र अगर मैं यहाँ से करूंगा तो यहाँ तो कुछ सवाल ही नहीं है। इसी वजह से गंगा नदी तंत्र जो होगा वो यहाँ पूरे में बन पाएगा। तो मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आप लोग चाहो तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, और चाहो तो आप लोग इसको, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। और ये जो गंगा नदी तंत्र है बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलेंगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ इंडिया का मैप बनाया, फिर से बना दे रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, इस पे हिसाब नहीं खाएगा। देखो, यहाँ एक स्थान है, और मान लो यहाँ एक स्थान है जिसको हम जानते हैं गौमुख ग्लेशियर के नाम से। गौमुख ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। और यहाँ एक ग्लेशियर है
यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। दो स्थान है, एक स्थान है गोमुख ग्लेशियर, दूसरा स्थान है सतोपंत ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकली भागीरथी और यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है अलकनंदा। मैं यहाँ एक बार थोड़ा सा चेक कर लूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ एक स्थान है जिसे हम जानते हैं देवप्रयाग के नाम से, देवप्रयाग। यहाँ ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं, गंगा। और ये दोनों ही, ये सारे के सारे जो स्थान है, ये ऊंचा वाला जो स्थान है ये उत्तराखंड में है। तो भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों के मिलने से बन गई गंगा, और मिली कहाँ पे, देवप्रयाग में। इसके ऊपर एक स्थान है यहाँ पर जिसे हम जानते हैं रुद्रप्रयाग के नाम से, रुद्रप्रयाग। यहाँ से एक नदी आती है और जिस मिल जाती है, एक स्थान है रुद्रप्रयाग जिसे हम जानते हैं मंदाकिनी के नाम से, मंदाकिनी। एक स्थान है जिसे हम जानते हैं कर्णप्रयाग के नाम से, कर्णप्रयाग। यहाँ एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडारी। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो ये पिंडारी नदी है कर्णप्रयाग पर, रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी नदी। यहाँ एक प्रयाग है जिसका नाम है नंदप्रयाग। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदप्रयाग पर नंदाकिनी आके मिलती है। इसके बाद एक स्थान है यहां जिसे हम जानते हैं विष्णुप्रयाग के नाम से, और ये नदी है एक जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। आप लोगों ने पढ़े होंगे 5 प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो ये वही 5 प्रयाग हैं, और यहाँ मैंने आपको नदियों के बारे में भी बता दिया है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। यहाँ पिंडारी, नंदाकिनी, धौलागिरी, ये सब मैंने आपको बता दिया। और ये सारी की सारी जो घटना है ये है सब कहाँ, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जो गंगा नदी है वो कहाँ पर, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में। वो सबसे पहले कहाँ बहती है, उत्तराखंड में। उसके बाद जाती है वो यूपी में, यूपी के बाद वो जाती है बिहार में, और बिहार के बाद वो जाती है झारखंड में, और झारखंड के बाद जाती है वो वेस्ट बंगाल में। ये हमारी गंगा नदी है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो घटना थी वो कहाँ की थी, उत्तराखंड की थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एंटर कर जाते हैं यूपी में। जब ये नदी एंटर यूपी में कर जाती है तो यहाँ से एक उत्तराखंड से ही एक स्थान है दूधा, दूधा तोली। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा, और यूपी में आके यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है कन्नौज, रामगंगा। दूधातोली स्थान से एक उत्तराखंड में है, वहां से ये नदी निकलती है और रामगंगा नाम है इसका। और ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में आके ये मिल जाती है, क्योंकि ये वाली जो नदियां हैं सब गंगा की सहायक नदियां ही होंगी। गंगा नदी तंत्र है तो गंगा की सहायक नदियां होंगी। इसके बाद यहाँ एक स्थान है उत्तर प्रदेश में ही, पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, और वहां पर एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील, फुल्लर झील। वहां से एक
नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। काफी फेमस नदी है और ये मिल जाती है कहाँ पर आके, गाजीपुर में जाके। यूपी के गाजीपुर में जाकर ये नदी मिल जाती है किससे, गंगा से, जिसका नाम है गोमती। इसके बाद ये गंगा नदी और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद एक नदी यहां से निकलती है दो धाराओं में, ति- तिब्बत में, तिब्बत से निकलती है। जब ये नेपाल में चली जाती है तो हम इसको एक काली नदी और दूसरी है करनाली। काली और करनाली दो नदियां निकलती हैं। इन दोनों नदियों को नेपाल में काली और करनाली के नाम से जाना जाता है। जब ये उत्तर प्रदेश में घुस जाती है, इंडिया में सॉरी घुस जाती हैं, तो हम इसको करनाली को सरयू कहते हैं और काली को हम कहते हैं करनाली को सरयू कहते हैं और काली को हम कहते हैं शारदा। और दोनों के मिलने के बाद ये कहलाती है घाघरा। शारदा नदी और सरयू नदी जब ये दोनों मिल जाती हैं, और ये मिलती कहां पर है, यहाँ एक स्थान है बाराबंकी। उत्तर प्रदेश का जिला है बाराबंकी। बाराबंकी में ये दोनों मिल जाती हैं, तब इनको हम कहने लगते हैं क्या, घाघरा कहने लगते हैं। इसके बाद हम और आगे जाएंगे। एक स्थान है यहां पर नदी निकलती है जिसका नाम है धौलागिरी पर्वत श्रेणी। धौलागिरी पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी। और ये कहां पर, सॉरी, ये वाली जो नदी है वो मिलती कहां पर है, घाघरा नदी कहां मिलती है, छपरा में मिलती है। कोसी नहीं है दोस्तों, ये है गंडक। गंडक नदी है, धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है और यहाँ पर गंगा नदी में ये कहाँ आके मिल जाती है, सोनपुर में आके मिल जाती है। यहाँ एक स्थान है सोनपुर, यहाँ मिल जाती है सोनपुर में। इसके बाद है हमारी एक नदी जिसको हम जानते हैं कोसी के नाम से, और यहाँ तीन धाराएं हैं। वैसे तो यहाँ सात धाराएं हैं, सात धाराएं, चार धाराएं तो ऊपर चली जाती हैं और तीन धाराएं नीचे आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कोशी। तीन धाराएं जो नीचे आ जाती हैं उनसे मिलकर एक नदी बनती है कोशी नदी। और ये स्थान कौन सा है, गोसाई धाम। गोसाई धाम, यहां से तीन धाराएं निकलती हैं, तीनों धाराएं मिलने के बाद एक नदी बन जाती है जिसे हम कोसी के नाम से जानते हैं। और ये यहां पर आके मिल जाती है, एक स्थान है भागलपुर। भागलपुर ये कहाँ है, बिहार में, और भागलपुर में आके ये नदी मिल जाती है कोसी। इसी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती रहती है। इसके बाद है यहाँ पर एक स्थान है दार्जिलिंग की पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है जिससे हम जानते हैं महानंदा के नाम से। यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है
धुवनगिरी, धुवनगिरी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका नाम है गोदावरी घाट, गोदागिरी घाट। गोदागिरी घाट पर ये महानंदा नदी मिल जाती है, और ये जो गंगा नदी है फिर यहाँ चली जाती है झारखंड में, और इधर आ जाती है ये वेस्ट बंगाल में, और वहां पर हम इसको जानते हैं हुगली के नाम से। मतलब कुल मिला के यहाँ है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो मुहाना है, उससे पहले ये गंगा का कुछ हिस्सा वहां से निकल जाता है, वहां से गंगा डिवाइड हो जाती है। तो एक हिस्सा चला जाता है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में चला जाता है, वहां पे हम इसे हुगली के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये झारखंड में चली जाती है, झारखंड के बाद फिर ये कहाँ चली जाती है, सॉरी वहाँ बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद हम इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ही एक स्थान है जिसका नाम है बंदर पूंछ ग्लेशियर, जिसे हम जो जानते हैं यमुनोत्री के नाम से। यमुनोत्री, बंदरपूछ ग्लेशियर के पास यमुनोत्री एक स्थान है, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। और यहाँ है स्थान है प्रयागराज। ये कौन सी नदी है, यमुना। प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है, और ये तो सारी की सारी नदियां बाएं तट की रही गंगा की। अब इसके बाद कुछ नदियां हैं वो हमारी दाएं तट की हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो यमुना है, सहायक नदी किसकी, गंगा की। और कुछ यमुना की भी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। ये कहाँ मिल जाती है, गंगा में, प्रयागराज में। इसकी एक सबसे बड़ी यमुना की सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल। और यहाँ एक पहाड़ी है, वहां से ये एक निकलती है जिसका नाम है जाना पाओ। ये पहाड़ी है एमपी में, वहां से ये नदियां निकलती है, और निकलने के बाद यहाँ पर एक स्थान है इटावा, काफी फेमस जिला है यूपी का इटावा। और यहीं पर एक स्थान है मुरादगंज, वहां पर ये नदी मिल जाती है किसमें, यमुना में, चंबल नदी। इधर से एक नदी इसमें सहयोग करती है जिसका नाम है बनास। ये चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। इसी के पास में एक नदी यहाँ से जाती है कारकंडी, यहाँ पे एक पहाड़ी है कारकंडी, कारकिंडी, कारकिंडी पहाड़ी है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्षिप्रा, और ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है। यहीं पर एक नदी और सहयोग करती है जिसका नाम है पार्वती। ये किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है कूनो, ये भी चंबल की सहायक नदी है। तो आप देख सकते हैं ये थी यमुना, गंगा की सहायक नदी। इसके बाद है चंबल, ये यमुना की सहायक नदी है, और चंबल की भी ये सहायक नदियां हैं बनास, इधर एक क्षिप्रा, पार्वती और कूनो। ये एक्स्ट्रा नदियां नहीं है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, और ये सब जानी पहचानी नदियां हैं। इसके बाद एक नदी है यहाँ पर यमुना की सहायक नदी जिसका नाम है सिंध। अब सिंध, सिंधु और काली सिंध, ये तीन नदियां हैं, इनके नाम एक जैसे। सिंध नदी है तो ये हमारी गंगा की सहायक नदी है। एक है काली सिंध नदी, ये शायद चंबल की सहायक नदी है, मुझे क्लियर पता नहीं है। और एक है हमारी सिंधु नदी, वो तो काफ़ी बड़ी नदी है, सिंधु नदी तंत्र का हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद हमारी यहाँ पर, यहाँ से एक पहाड़ी है विंध्य पहाड़ी, विंध्य है ना पहाड़ी, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है बेतवा। और यहाँ एक स्थान है हाजीपुर।
हाजीपुर में जाके, उत्तर प्रदेश के हाजीपुर में जाके मिल जाती है। और ये कहाँ पर है? एमपी में है। ये एमपी में है। यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है कैमूर की पहाड़ी। ये भी कहाँ है? एमपी में। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कैन। और यहाँ एक स्थान है बांधा। वहां पर जाके ये मिल जाती है किसमें? यमुना में। हाजीपुर, हाजीपुर में कौन सी मिलती है? बेतवा। बांधा में कौन सी मिलती है? कैन। इसके बाद एक नदी है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है, यहां पर है अमरकंटक पहाड़ी। यहां से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है नर्मदा, और एक निकलती है इधर से सोन नदी। और ये हमारी यहाँ पर पटना में जाके मिल जाती है। पटना हमारा यहाँ पड़ेगा शायद। सोन नदी। तो ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। पटना में जाकर ये नदी मिल जाती है। तो ये जो नदियां हैं, नदी तंत्र है पूरा, ये गंगा का नदी तंत्र है। कुछ और भी नदियां हैं, तो कुछ नदियां रह गई हैं, वो मैं जब पूरी की पूरी बताऊंगा, जैसे दक्षिण भारत की नदियां बताऊंगा उसके अंतर्गत, और मध्य भारत की, यानी मध्य जो एरिया है वहाँ की जो कुछ नदियां हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, राजस्थान की कुछ नदियां हैं, तो तब कुछ नदियां कवर हो जाएंगी। तो ये गंगा नदी तंत्र है पूरा का पूरा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए अलग हट जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद मेरा एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और मैं उसको और कराने के बाद फिर ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर दक्षिण भारत की नदियां हुई उसमें बताएंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको तो हम मैप से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये हमारा सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, ये हो गया इस तरीके से।
ठीक है। तो ये हमारा भारत के मैप का पश्चिमी भाग हो, सॉरी पूर्वी भाग हो या पूर्वोत्तरी भाग बोलेंगे तो यहाँ हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, और ये वाला जो पूरा एरिया ये असम का है, और ये पूरा हमारा एरिया किसका है, मेघालय का, और ये वाला हमारा राज्य कौन सा है, सिक्किम। तो अब यहाँ एक स्थान है, मैंने आपको बताया था राकसताल झील, या फिर यहाँ मानसरोवर झील भी है। राकसताल झील यही है कि नहीं है, चलो मानसरोवर झील है, ठीक है, मानसरोवर, मानसरोवर झील। और यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग एक ग्लेशियर है, मानसरोवर झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और यहाँ से एंटर करती हुई, यहाँ से बहती हुई यहाँ आ जाती है, और इधर से एक नदी जाती है, ये यहाँ मिल जाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, यहाँ नहीं है ब्रह्मपुत्र ये। अब इसकी एक और बात है, तिब्बत में इसके 3 नाम है। तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं, जब ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं, और जैसे ही ये असम में एंटर कर जाती है तो हम इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र के बाद यहाँ पर इधर से हमारी गंगा नदी आती है जो यहाँ आ जाती है, तब इसको हम पद्मा बोलते हैं। जब बंगाल में आ जाती है, बांग्लादेश में, इसके बाद जो बंगाल के बाद जो यहाँ सुंदरबन का डेल्टा बनता है बांग्लादेश में, इसे पद्मा कहते हैं। जब ये वाली नदी, यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है बराक नदी, जब ये मिल जाती है तो तीनों मिलने के बाद ये कहलाती है मेघना, और उसके बाद यहाँ सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये निकलती है और एंटर करती है, इसका नाम है सांगपो, सांगपो। ये तिब्बत में इसको हम सांगपो कहते हैं। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, और गंगा नदी की जो लंबाई थी वो थी 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर भी मिलेगी। लगभग इसमें से 917 किलोमीटर तो इंडिया में बहती है, और बाकी की जो इसकी दूरी है वो हमारी तिब्बत इधर ही बहती है, ऊपर तिब्बत में, ठीक है। यहाँ से एंटर करने के बाद इसके यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है दिबांग, इसकी सहायक नदी है दिबांग, वो इसमें एंटर कर जाती है ब्रह्मपुत्र में, अरुणाचल प्रदेश में ही दिबांग नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुबनसिरी, कैसे लिखो, सुबनसिरी, सुबनसिरी, ये यहाँ पर इसमें एंटर कर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है असम में, यहाँ ये दिहांग कहलाती है। यहाँ से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है मानस, मानस नदी है, और ये यहाँ एंटर कर जाती है और किसमें, ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लोहित नदी, इसको हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, लोहित नदी। ये भी किसमें, ब्रह्मपुत्र की जो एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित, तो इसे हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं क्योंकि इस नदी में लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं, इसी वजह से ये खूनी रंग की नदी कहलाती है। इसके बाद यहाँ से एक पहाड़ी है जिसका नाम है जापोवा, और यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है लिएंगसा, लिएंगसा नहीं है, एली, ये नाम भी याद नहीं आ रहा। लिएंगसांग और जापोवा, ठीक है, जापोवा पहाड़ी और लिएंग
शाह पहाड़ी, जापुआ पहाड़ी और लियांगशा पहाड़ी। जापुआ पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ये मिल जाती है यहाँ पर जाके, जिसको हम जानते हैं धनसिरी के नाम से। धनसिरी काफी फेमस है। धनसिरी काफी फेमस नदी है और एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन सी है, तो धनसिरी। इसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से एंटर करती हुई यहाँ से इस तरीके से यहाँ मिल जाती है, जिसे हम जानते हैं बराक नदी के नाम से। बराक नदी। और कहाँ से? एलिंगशा पहाड़ी से निकलती है। एलिंगशा पहाड़ी, ओ माय गॉड, एलिंगशा नहीं है, लियांगशा, तभी नाम गड़बड़ कर रहा है। लियांगशा। लियांगशा पहाड़ी से ये निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद इस तरीके से घूमती हुई ये मणिपुर में जाती है, फिर मिजोरम में जाती है, फिर यहाँ से त्रिपुरा से होके हुए यहाँ मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में जाके। यहाँ पर एक स्थान है जैमू ग्लेशियर। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, और ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है और इस नदी का नाम है, यहाँ ना मिलती है ये नदी, गलत भाई, यहाँ नहीं मिलती। तो ये नदी यहाँ से आती हुई और यहाँ मिलती है और इस नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता नहीं है, इस नदी का नाम है तीस्ता। यस ठीक है, तीस्ता। तीस्ता नदी है, जम्मू ग्लेशियर से निकलती है और तीस्ता नदी इसका नाम है। और ये कहाँ पे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। इधर से ये गंगा नदी है और गंगा नदी जब यहाँ आ जाती है तो हम इसको पद्मा बोलते हैं और ये हमारी होती है ब्रह्मपुत्र। और तीनों मिलने के बाद ये कहलाती है मेघना। तब यहाँ ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमारा गंगा नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। तो मैंने तीनों ही नदी तंत्र बता दिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।